हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कुछ जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जबकि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, जो साइनसॉइडल का जो तुम्हारा इक्वेशन होता है जो साइन कर्व के अनुसार से, उसका जब हम लोग एसी, जबकि हम लोग जो सर्किट है जिसमें के ओनली रेसिस्टर हो, जिसमें कैपेसिटर हो और इंडक्टर हो, तो उसको जब सेपरेटली हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसको तीनों को हम लोगों ने एक लेक्चर में ले लिया था। और कैसे करंट जो है तुमको लेग बिहाइंड करता है, लेग बिहाइंड करता है इंडक्टर में π/2 से और वोल्टेज से, और तुमको जो कैपेसिटर है उसमें π/2 से करंट जो है वोल्टेज से आगे रहता है, लीड्स एक हेड, और तुमको रेसिस्टेंस में जब रहता है सिर्फ, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहता है। तो ये सब तुम्हारा, ये था तुम्हारा जो टॉपिक। आज हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे, जो कि इसका जो क्वेश्चन है पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद LCR सर्किट, जबकि तुमको जबकि सीरीज में तुमको तीनों को अगर हम ऐड कर दें एक साथ एसी सोर्स में, एक साथ या दो किसी को ऐड कर दें, इन सबको सर्किट को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इस सब के बारे में हम लोग लेक्चर आगे बढ़ाएंगे और इसके उससे रिलेटेड आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो पहले कुछ एग्जाम्पल जो थे पीछे के, उसको हम लोग डील कर लेते हैं। 7.3 एग्जाम्पल तुम्हारा है। इसमें यह कहा गया है कि एक लैंप है, तुमको एक लैंप मतलब एक रेसिस्टेंस होता है, जो कि हम लोग रेसिस्टर होता है, जो कि बल्ब जिसको कह सकते हैं, और एक तुमको कैपेसिटर है, इसको हम लोग ने सीरीज में जोड़ दिया है। और इसमें एक डीसी सोर्स अगर लगा दें, डीसी सोर्स मतलब बैटरी तुम जोड़ दो, तो बैटरी अगर ऐड करेंगे तो बैटरी का क्या काम होता है, बैटरी जो है तुमको एक कांस्टेंट करंट तुमको सप्लाई करता है। ये डीसी सोर्स हो गया, ये डीसी सोर्स हो गया। तो ये कुछ देर तक तुमको, जैसे ही बैटरी ऑन करेंगे, यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, ये जो स्विच है, जैसे ही क्या किया जाएगा, यहाँ पर स्विच को ऑन किया जाएगा, यहाँ की को ऑन करेंगे, तो की ऑन करते ही इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो, और ये तुमको चार्ज करने लगा, और कुछ ही समय में इसको फुल्ली चार्ज कर देगा, ये इसको Q0 फुल्ली चार्ज कर देगा, ये फुल्ली चार्ज, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका कांस्टेंट होगा, तो ये फुल्ली चार्ज होगा, तो करंट क्या हो जाएगा, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, करंट स्टॉप्स व्हेन कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड इन इंस्टेंटली। तो इंस्टेंटली ये तुमको लैंप इंस्टेंटली ग्लो, लैंप जो तुमको है या बल्ब इंस्टेंटली ग्लो एंड फाइनली पुट ऑफ, फाइनली क्या हो जाएगा, ये बुझ जाएगा, ये, और ये फाइनली बुझ जाएगा ये। अब अगर इसमें तुम कैपेसिटर को कम भी करो तो चेंजिंग कैपेसिटेंस हैज नो इफेक्ट, चेंजिंग कैपेसिटेंस हैज नो इफेक्ट। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये जब बुझा हुआ है ही, तो कैपेसिटर कम करेंगे तो भी थोड़ा देर के लिए हल्का सा जल ग्लो करेगा, जिससे कि थोड़ा सा जो चार्ज अलग वाला होगा, इंस्टेंटली ग्लो होगा ये भी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा फिर। अब बात करते हैं इसी चीज को हम लोग जब एसी में लाते हैं, ये रेसिस्टर हो गया, बल्ब जिसको कहते हैं रेसिस्टर हो गया, और एक कैपेसिटर है। अब एसी में क्या होता है, एसी में तुमको ये जो पोलैरिटी है तुमको वोल्टेज का, वो भी चेंज करता है, और तुमको ये वोल्टेज भी चेंज करता है, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस से, प्लस से लेके माइनस, ये वेरी करते रहता है। तो इस तरह से ये क्या होगा, वोल्टेज भी चेंज करेगा, और तुमको मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, कभी प्लस इधर बन जाए, कभी माइनस, कभी प्लस इधर, माइनस इधर, माइनस इधर, प्लस इधर, माइनस, इस तरह से पोलैरिटी भी ये क्या होता रहेगा, चेंज होते रहेगा। और जब पोलैरिटी भी चेंज होता रहेगा तो इस प्रकार से क्या होगा, ये पोलैरिटी जब चेंज करेगा, तो ये तुमको जब पोलैरिटी चेंज करेगा इसका, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पोलैरिटी चेंज होगा, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हमेशा ये बल्ब ग्लो करता रहेगा, द बल्ब या लैंप ग्लो, ये लैंप जलेगा हमेशा एसी में, इन एसी व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड, एसी सोर्स इज कनेक्टेड, तो ये तुमको एसी में ये जलता रहेगा, क्योंकि उसमें फुल चार्ज कभी हो नहीं पाएगा, तो पोलैरिटी बदलता रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि एसी में हम लोगों ने पढ़ा है XC = 1/ωc, जो रेसिस्टर के इक्विवेलेंट होता है इसका। तो इसको जब हम लोग चेंज करें, C इज
हाफ, सी इज रेड्यूस्ड, अगर सी इज रेड्यूस्ड 1/ωc इंक्रीजेस, 1/ωc इंक्रीजेस, तो वोल्टेज जो तुम्हारा है, वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा तुम्हारा, वोल्टेज अक्रॉस 1/ωc कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस 1/ωc इंक्रीजेज, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज ज्यादा खर्चा होगा, हेंस लेस वोल्टेज किसके अक्रॉस में, रेसिस्टर में लेस वोल्टेज, लेस पावर इज कंज्यूम्ड बाय लैंप, लैंप के द्वारा लेस का पावर कंज्यूम्ड होगा, तो लेस पावर जब कंज्यूम होगा तो द ग्लो इज डिमिनिश्ड, तो उसका जो लाइट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, द लैंप इज लेस इल्यूमिनेटेड, इसका जो लाइट है वो कम हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये जो तुम्हारा हुआ क्या चीज को समझे, अगर इसका वैल्यू, इसका 1/ωc का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, तो तुमको जो करंट होगा, करंट तो थोड़ा सा घटेगा, और करंट घटेगा लेकिन फिर भी तुमको करंट भी घट जाएगा, एक तो ये फर्क पड़ेगा क्योंकि इंपीडेंस, इसका जो तुम्हारा जो सर्किट का जो इंपीडेंस है वो बढ़ गया, तो इसमें तुमको और ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस में चला जाता है, इसके क्रॉस में कम वोल्टेज मिलेगा, और इसमें कम वोल्टेज मिलेगा, तो कम वोल्टेज मिलेगा तो इसमें क्या होगा तुम्हारा पावर इज इक्वल टू V²/R, तो वोल्टेज कम है तो तुम्हारा पावर भी क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इस प्रकार से क्या होगा, ग्लो घट जाएगा। ये तुम्हारा था 7.3 नंबर क्वेश्चंस का चर्चा किया गया। अब है तुमको 7.4 है, उसमें दिया हुआ है तुमको कि कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है तुमको, 15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और उसको 220 वोल्ट के एसी सोर्स और 50 हर्ट्ज का उसका फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस सर्किट का रिएक्टेंस क्या होगा, जो इंडक्टिव जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका वैल्यू कितना होगा, इसकी चर्चा की गई है। तो इसका जैसे कि तुम्हारा वैल्यू है, दैट इज एनसीईआरटी का जो एग्जांपल हम लोग का है 7.4, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल 7.4 देखते हैं। तो उसमें दिया हुआ है तुमको कि जब हम लोग क्या किसको ऐड कर देते हैं सर्किट में, एक कैपेसिटर है और 220 वोल्ट का एक एसी सोर्स है, तो इस स्थिति में जो कि तुम्हारा है, इसमें तुमको बताना है, जैसे यहां पर लिख लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7.4 देखते हैं। इसमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड, और एक एसी सोर्स है जिसका VRMS है 220 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसका कहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है तुमको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC जिसका सिंबल होता है, दैट्स इक्वल टू 1/ωc, और 1/ωc का वैल्यू क्या होगा, 1/ω का वैल्यू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस, 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 15 गुना 10⁻⁶, इतना ओम हो गया। ये इतना क्या हो गया, ये ओम हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया तुम्हारा, ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया C का। तो यह जो तुम्हारा आ गया 1/ωc का ये वैल्यू आ गया, कितना हो जाएगा तुमको, ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये तुमको 212 ओम के अबाउट में ये आ जाएगा, 212 ओम। तो ये तुम्हारा तो 212 ओम आ गया, ये इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। और जाहिर है कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा सर्किट में। तो जहां तक कि आरएमएस करंट की बात है, तो आरएमएस करंट इक्वल टू क्या होगा, VRMS बाय इसका 1/ωc। तो IRMS इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, VRMS बाय XC, यही है तुम्हारा वैल्यू। तो VRMS कितना है तुमको, 220 वोल्ट बाय 212 ओम, दैट इज 1.04 एम्पियर। और अगर इसको क्या कर दें, इसको अब पीक करंट चाहिए,
तो पीक करंट IM बराबर क्या हो जाएगा, IRMS इंटू √2। IRMS बराबर IM बाय √2, तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1.04 एम्पियर इंटू 1.414 √2 का वैल्यू, दैट्स इक्वल्स टू 1.45 एम्पियर। तुम्हारा ये आंसर हो गया इसका। तो ये तुम्हारा हो गया 7.4 एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। अब है एग्जाम्पल नंबर 7.5। उसमें है तुमको एक रेसिस्टर जो लैंप है तुम्हारा, और एक इंडक्टर कॉइल। तो इंडक्टर कॉइल को उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में। तो अगर हम लोग क्या कर दें, इंडक्टर के इंडक्टेंस को बढ़ाएं तो ग्लो पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसा कि अभी कैपेसिटर में था, तो कैपेसिटर में जैसे कि था उसका अगर कैपेसिटेंस हमने डिक्रीज किया था। इस बार का केस है कि हम लोग इंडक्टर के साथ किसको ऐड किए हुए हैं। जो पिछला जो क्वेश्चन 7.3 देखे हम लोग, और 7.5 में बहुत कुछ सिमिलरिटी भी है और आंसर भी लगभग सेम ही टाइप के कैलकुलेशन से आएगा। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। NCERT एग्जाम्पल 7.5। एक यहां पर रेसिस्टर दैट इज लैंप और एक इंडक्टर, इसको हम लोग एक AC सोर्स से जोड़ दिए हैं, एक AC सोर्स से जोड़े हैं। तो AC सोर्स से जोड़ेंगे और R हो गया, ये L हो गया। तो इसका जैसे इंडक्टर इंक्रीज करेगा तो XL जो होता है तुम्हारा ओमेगा L होता है, जैसा कि याद होगा। इफ L इंक्रीजेज, XL इंक्रीजेज, तो वोल्टेज अक्रॉस जो कि इंडक्टर होगा दैट इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा L दैट इज XL, यही होगा सर्किट में। तो ये तुम्हारा I इंटू XL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये इनके भी XL इंक्रीजेज तो वोल्टेज VL इंक्रीजेज हो गया। ये इंक्रीज करेगा तो ये वोल्टेज इसका दिस इंप्लाइज दैट वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर डिक्रीजेज, हेंस ग्लो पावर और ग्लो ऑफ लैंप डिक्रीजेस, पावर कंजम्पशन घट जाएगा। और चूंकि पावर जो होता है क्या है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है, तो ये डिक्रीज कर गया। अगर रेसिस्टर के क्रॉस में VR डिक्रीजेज, ये VR डिक्रीज कर गया तो पावर क्या हो गया, ये पावर डिक्रीज कर गया, तो इसका ग्लो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये तुम्हारा इसका केस यही रहेगा। और करंट भी तुम्हारा कुछ घट जाता है इसे सर्किट का। तो ये तुम्हारा 3 एग्जाम्पल था जिसको काफ़ी आसानी से इसको डील किया जा सका। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि LCR सर्किट जब होगा, सीरीज LCR सर्किट में हम लोग कैसे तुमको करंट को हम लोग कैसे अचीव कैलकुलेट करेंगे, करंट कैसे उसको सॉल्व करके हम लोग करंट निकाल सकते हैं। जैसे कि हम डीसी में देखते थे किरचॉफ का लॉ लगा करके उसमें करंट आई गया, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग निकालते थे करंट वगैरह को, कैसे कैसे तुमको करंट गया पोटेंशियल डिफरेंस को लेके लूप लॉ के आधार पर हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये वोल्टेज वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, ये सीरीज LCR सर्किट में क्या होगा इसको देखते हैं। तो सीरीज LCR सर्किट में क्या होगा, तो सीरीज LCR सर्किट जब हम लोग यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, तुमको इसमें 3 तुमको दिए हुए रहेंगे। एक मान लेते हैं तुमको L इंडक्टर है, एक रेसिस्टर हो गया और एक कैपेसिटर हो गया। ये 3 चीज जो है तुमको सीरीज में जुड़े हुए हैं एक AC सोर्स के साथ, एक AC सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये V बराबर क्या होगा, VM साइन ओमेगा टी, ये V बराबर VM साइन ओमेगा टी। ये हो गया L इंडक्टर और ये हो गया तुमको R इसका रेसिस्टेंस है
और C इसका कैपेसिटेंस है। तो इसमें अगर हम लोग किरचॉफ लॉ लागू करें तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। तो ये तुम्हारा क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल डी आई बाय डी टी प्लस आई आर, और प्लस इसमें वोल्टेज क्या होता है, क्यू बाई सी कैपेसिटेंस के क्रॉस में, और दैट्स इक्वल टू क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज अक्रॉस द जो सर्किट में जो तुम्हारा होगा। अब आई को हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, तो ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला लेगा, एल डी बाई डी टी, और आई को लिख दो डी क्यू बाई डी टी प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाय सी, दैट्स इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये डबल डिफरेंशिएट बन गया, तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर हो गया तुमको, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इंटू एल, एल डी स्क्वायर का बाय डी टी स्क्वायर प्लस आर इंटू क्या बन गया, ये डी क्यू बाय डी टी प्लस 1 बाय सी इंटू क्यू, या दैट इज क्यू बाय सी, तो दैट इज क्यू बाय सी ही लिखिए, इज इक्वल टू हो गया तुमको वी एम साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन अगर तुमको कंपेयर करोगे, जो कि तुमको एक एसएचएम का इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें, एसएचएम का इक्वेशन क्या होता था, एसएचएम जो होता था सिंपली, एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा ये लिखा होगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये एसएचएम का इक्वेशन होता है, एसएचएम हो गया। लेकिन इसमें अगर कोई भी एसएचएम होगा जो डैम्प होते रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, जो नेचुरल एसएचएम होता है उसमें कुछ ना कुछ जैसे फ्रिक्शन है, इस कारण से वो धीरे धीरे डैम्पिंग आते जाता है। तो डैम्पिंग जब आते जाएगा तो वो जो डैम्पिंग जो कोएफिशिएंट होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जो डैम्प्ड ऑसिलेशन का होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन एसएचएम में होगा तुमको, ये तुमको एक डैम्पिंग फैक्टर इसमें ऐड हो जाता है जो कि बी डी एक्स बाई डी टी कहते हैं। ऐसे इसमें एम रहता है, इसमें के जोड़ देता है। इसका इक्वेशन जैसे ओमेगा का वैल्यू होता है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू के बाय एम करके लिखते हैं हम लोग, तो इसको लिखते हैं एम डी स्क्वायर एक्स बाय एम ए, जैसे फोर्स का जैसे एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी, ये वेलोसिटी का आ गया, अब प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा हो गया डैम्प्ड, ये डैम्पिंग फैक्टर है, ये धीरे धीरे डैम्प हो रहा है। और इस डैम्पिंग को अगर हम लोग, ये डैम्प्ड एसएचएम का है, और इसको अगर एक फोर्स लगा करके हम लोग अगर क्या करें, बैलेंस करना चाहेंगे, तो इसको फोर्स लगा के जब एम ए फोर्स मतलब एम इंटू ए, दैट इज फोर्स का डायमेंशन है सबका, तो सबका फोर्स का डायमेंशन है, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन का होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन का होता है इक्वेशन एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा करके तुम एक स्क्वायर, इसको फोर्स्ड वाइब्रेशन होंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन, और ये एसएचएम में बना रहेगा फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये जो इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो ये बिल्कुल फोर्स्ड ऑसिलेशन की तरह इसका ट्रीट हो रहा है। ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, पहले एसएचएम एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, माइनस एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा का वैल्यू हम लोग के बाय एम लिख सकते हैं, एम से इधर डिवाइड हो गया तो मास इंटू एक्सीलरेशन बन जाएगा एम डी स्क्वायर बाय एक्स। और जब ये जो नेचुरल जो एसएचएम है वो बिना किसी फोर्स के वो डैम्प होते जाएगा, तो उसका डैम्पिंग जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, तो बी डी एक्स बाई डी टी कांस्टेंट हो गया, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया। इस डैम्प्ड ऑसिलेशन को अगर आपको ये ऑसिलेशन को अगर ये तुमको एसएचएम को कंटिन्यूअस करना, जैसे हम लोग घड़ी है पेंडुलम क्लॉक, तो पेंडुलम क्लॉक में अगर वो तुमको जैसे जैसे क्या होगा, अगर हम लोग उसको फोर्स ना करें, जैसे कि हम लोग बैटरी एनर्जी देते हैं, जिससे कि उसको फोर्स करते हैं, जिससे कि उसका एसएचएम क्या रहे, जारी रहे, तो उसका इक्वेशन इस तरह का हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट, जो फोर्स जो दिया जा रहा है डायमेंशन फोर्स का एम इंटू ए, तो एफ नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह का एक फोर्स वैल्यू। और इसको इससे कंपेयर करें तो ये भी उसी तरह का इक्वेशन है।
तो ये दिस इक्वेशन रिजेंबल्स विद द, तो इसको हम मिटा रहे हैं, ये तुमको समझाने के लिए था कि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यह भी जो चार्ज यहां पर है, यहां तो डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकल का, ये जो चार्ज है पार्टिकल का वो किसके आधार पर आएगा, चार्ज ऑन पार्टिकल जो आएगा तुमको, वो तुमको जो चार्ज ऑन पार्टिकल जो है तुमको वो किस पर इट वेरीज। तो इसको मैं एक लाइन लिख देता हूं, दिस इक्वेशन resembles with forced SHM, hence Q equals to, we can assume QM sin omega t। और ये जहाँ तक फेज डिफरेंस की बात है इसको थीटा मान लेते हैं। ये तुम्हारा होगा इसका, ये थीटा इज फेज डिफरेंस, इसका फोर्स का जो तुम्हारा जो ओमेगा जो तुम्हारा पहले का था उससे थीटा फेज डिफरेंस हो गया, तो थीटा होगा तुम्हारा फेज डिफरेंस, ऐसा होगा। अब Q इज इक्वल टू QM, तो यहाँ पर QM और थीटा दो अननोन क्वांटिटी है, तो हम लोग इसका जो है इस वैल्यू, इसमें Q का वैल्यू इसमें डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करेंगे LD की स्क्वायर Q बाई डी टी स्क्वायर प्लस R इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस Q बाई सी इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, उस इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे डिफरेंशिएट करके, डबल डिफरेंशिएट करके, तो उसको दोनों साइड इक्वेट LHS और RHS को इक्वेट करके हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग QM जो है अननोन हमने लिया है और थीटा जो हमारा है उसको हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो तुमको है इसमें इसका वैल्यू तो पहले तो डिफरेंशिएट करना होगा हमको, डी क्यू बाई डी टी हम लोग निकालना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू QM साइन ओमेगा टी, तो यहाँ डिफरेंशिएट तो Q बाई टी, डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा तुम्हारा QM और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का क्या होगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और उसका जो चेन रूल में डी ओमेगा टी प्लस थीटा का हो जाएगा ओमेगा। तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा उसको डिटेल नहीं कर रहे हैं उतना, QM ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। और डिफरेंशिएट जिसको अभी तक नहीं किया होगा तो डिफरेंशिएट तुम अरिस्टोटल का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करके तुम उस सब डिफरेंशिएट का जो लेक्चर्स हैं जो कि क्लास 12 के लेक्चर में होगा उसको तुम देख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया ओमेगा। ये तुम्हारा क्या इसमें ध्यान रखना है, जो कि अगर बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हो तो उसको भी मतलब ये सब डिफरेंशिएट तो पढ़ा होगा। साइन का यहाँ पे क्या हो गया कॉस होता है, और ओमेगा टी का यहाँ पे ओमेगा होता है, तो ये तुमको टी का कोएफिशिएंट से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा समझ सकते हो सिंपली। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, फिर यही बात यहाँ पर कॉस का होता है माइनस साइन, ये माइनस हो जाएगा और फिर ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। पुट कर देते हैं इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन जो कि तुम्हारा है इक्वेशन में पुट करते हैं। अब उसमें पुट कर देते हैं ऊपर वाला इक्वेशन में जाकर के, इसका रिजेंबल कर रहा है जो तुम्हारा ये इक्वेशन है मेन इक्वेशन, एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस तुम्हारा हो गया प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे, तो ठीक है 2 लाइन में बांट देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो तुम्हारा हो जाएगा L, और नहीं तो इसको जो है अब मिटा ही दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं तो तुम्हारा एक लाइन में आ भी जाएगा। डाटा तो मुझे याद है, तुम नोट भी कर सकते हो, तुम्हें भी रहेगा ध्यान में, और उसके बाद फिर होगा तो उसको थीटा वगैरह निकालेंगे, क्योंकि बड़ा एक्सप्रेशन होगा तो इसको थोड़ा सा मिटा ही दे रहे हैं, समझने में आसानी होगी। एक्सप्रेशन बड़ा होगा एक लाइन, एक आध इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसको बड़ा होगा, इसलिए थोड़ा जगह तो चाहिए। तो हम डिफरेंशिएट का वैल्यू वगैरह तो मुझे माइंड में है, मैं उसे लिख दूंगा, तुम अपना देख सकते हो तुम। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जो तुम्हारा इक्वेशन था उसमें पुट इन इक्वेशन 1 यहां पर रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये तुम्हारा स्टेप बड़ा होगा, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप छोटा होगा। तो L में था, L माइनस है तुमको डी स्क्वायर क्यू बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर इंटू क्यू एम इंटू ओमेगा
इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा हो जाएगा, प्लस Q का वैल्यू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बाय सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब तुम्हारा पूरा बोर्ड पे आ गई। चलो, तो वी एम साइन ओमेगा टी। अब तुम्हारा यहाँ पर क्या है, इस जगह पर क्या होगा तुमको, इसमें हम लोग अगर देखें इसका पुट करने पर, तो ओमेगा तो कॉमन लेंगे, तो वहाँ पर 1/ओमेगा तो लास्ट वाला नहीं है, बाकी दोनों में ओमेगा है, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, और दोनों साइन वाला को एक जगह कर देंगे। तो ओमेगा भी कॉमन है और क्यू एम कॉमन है, तो क्यू एम और ओमेगा को कॉमन, ओमेगा कॉमन तो नहीं है हर जगह, लेकिन वहाँ पर ओमेगा सी को सी 1/ओमेगा सी हो जाएगा। तो तुम्हारा, और इसका साइन वाला दोनों को एक जगह कर लेंगे, तो एक ही स्टेप में हम दोनों काम कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, दोनों को कॉमन ले लिए, और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये एक जगह आ गया, और प्लस आर इंटू क्या हो गया तुम्हें, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हें, वी एम साइन ओमेगा टी, ऐसा हो गया तुम्हें। अब यहां पर देखें, हम लोग का ध्यान रहेगा थीटा और हमारा क्यू एम, ये दो अननोन क्वांटिटी, इसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो है एक ट्रिकोनोमेट्रिक का एक इक्वेशन हो गया है, इससे सॉल्व करके हमको एक वैल्यू निकालना है। तो इस तरह के इक्वेशन में जो कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, ऐसा कुछ फॉर्म का होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसको अगर तुमको ये जो क्वांटिटी है, इसको अगर मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, और r को अगर बेस मान ले, तो p बाय h अगर होगा, तो ये साइन थीटा p एगो b हो जाए, तो इसको h से अगर डिवाइड कर दें √p² प्लस b² से, तो एक cos फाइ बन जाएगा, तो एक साइन फाइ बन जाएगा। तो एक हम लोग करते हैं, एक हम लोग कहते हैं z से डिवाइड कर देते हैं इसको। इस इक्वेशन को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, एक लेट मतलब z इक्वल्स टू एक क्वांटिटी हम लोग लिखते हैं, जिसको बार बार तुमको बड़ा क्वांटिटी, इसलिए इसको z एज्यूम कर लिए, 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये तुमको p² प्लस b², इसको p² प्लस b², इतना z को मान लिए, और इसको क्या करते हैं, z से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं ये इस इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल, ये तुम्हारा XC माइनस XL है, तुम इससे परिचित होगे, बाय z इंटू हो गया तुम्हें, इंटू यहाँ पर हो गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस r बाय z इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, वी एम बाय जेड इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा हो गया z से डिवाइड करने पर। अब इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको साइन फाइ मान लेते हैं, तो ये कॉस फाइ हो जाएगा। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट इसको साइन फाइ मान लेते हैं, तो इसको साइन फाइ मान लेते हैं, लेट वी एम मतलब कि 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल बाय जेड इक्वल्स टू साइन फाइ, देन r बाय जेड इक्वल्स टू आई कैन राइट कॉस फाइ। इससे क्या फायदा होता है देखते हैं। इससे हमारा जो है इक्वेशन धीरे धीरे साइन a इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो जाएगा तुमको साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, दैट इज कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में आएगा। और इससे हमको आगे तो दैट इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा, जो सारे जो कि तुम्हारा जो सिम्बॉल्स हैं सारे एनसीईआरटी बुक के रखे गए हैं। और तुमको ये हमारा हो जाएगा कॉस फाइ, इसको हमने एज्यूम किया है, कॉस इसको सॉरी साइन फाइ हमने एज्यूम किया है, इसको हमने एज्यूम किया है साइन फाइ, इसको हमने एज्यूम किया है साइन फाइ, साइन फाइ इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस कॉस फाइ इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल्स टू वी एम बाय जेड इंटू साइन ओमेगा टी, वी एम बाय जेड इंटू साइन ओमेगा टी। ये तुम्हारा हो जाएगा इसका वैल्यू। अब है क्यू एम, ये जहां तक की वैल्यू रहा ये तुम्हारा किस फॉर्मूला पर आ गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दैट इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी। तो ये तुम्हारा लिख सकते हैं हम लोग क्यू एम इंटू ओमेगा
इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ये हो गया तुमको फाइव कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा वी एम बाई जेड इंटू साइन ओमेगा टी। अब कॉस ए माइनस बी है, ये कॉस मतलब कि ए माइनस बी पर आ गया ये। अब जहाँ तक कि इधर की तरफ कॉस है इधर की तरफ साइन, तो इक्वेट करने में हमको दिक्कत होगा दोनों साइड। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पाई बाई 2 के हेल्प से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस को साइन में ला सकते हैं। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस सेकंड पॉइंट में कॉस पॉजिटिव ही होगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्यू एम ओमेगा बाय जेड इंटू इसको लिख देते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू वी एम बाय जेड इंटू साइन ओमेगा टी। अब जहां तक कि दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये ओमेगा टी, तो तुम्हारा ये क्या होगा पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस फाइव, ये जीरो के इक्विवेलेंट लगता है। और ये जो तुम्हारा है ये जो तुम्हारा है क्यू एम इंटू ओमेगा बाई जेड, ये किसके इक्विवेलेंट लगता है वी एम बाई जेड के इक्विवेलेंट लग रहा है। तो इस तरह से क्या हो सकता है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन तुम्हारा इसका मतलब क्यू एम आ गया तुम्हारा। तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं दोनों साइड। ये जेड इसमें क्यू एम ओमेगा था, जेड नहीं था इसमें, क्यू एम ओमेगा था, सिर्फ क्यू एम ओमेगा था। तो क्यू एम जेड तो इसमें अंदर था, उसमें क्यू एम ओमेगा। तो इक्वेटिंग बोथ साइड, अब हम लोग इक्वेट कर देते हैं इसको, इक्वेटिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, चलो एक आप लाइन लिख देते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड। तो क्यू एम इंटू ओमेगा इक्वल्स टू वी एम बाय जेड। तो क्यू एम हमारा कितना निकल गया, वी एम बाय ओमेगा जेड। ओके, अब तुम्हारा इसको इक्वेट करो तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस फाइव है, पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस फाइव बराबर 0। तो थीटा का हमको वैल्यू चाहिए, तो थीटा इक्वल टू 5 माइनस पाई बाई 2। ये थीटा भी निकल गया, हमारा जो मकसद था वो हमारा काम हो गया, जो इक्वेशन था हम लोग का सॉल्व हो गया। हमने क्यू बराबर क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माना था, उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो क्यू एम का वैल्यू निकल गया, हमारा थीटा निकल गया, तो हमारा क्यू का वैल्यू फाइनली फाइंड आउट हो गया। और उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग करंट इन दी सर्किट निकाल सकते हैं। तो कुछ ये तुम्हारा सारा जो एलसीआर सर्किट का था, इसको फेजर डायग्राम से और आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट है, तो इसको हम लोग इसको रिजल्ट को फिर से लिख लेते हैं। तो ये तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था तुम्हारा। तो इसमें जो Q इज इक्वल टू हम लोग क्यू एम साइन ओमेगा टी, इसमें हम लोगों ने ये मदद लिया कि ये जो तुमको फोर्स्ड वाइब्रेशन से ये तुमको क्या मैच कर रहा है, तो उससे हमको ये हिंट मिल गया Q को हम लोग SHM की तरह इसको इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़े, तो इसको उस इक्वेशन में पुट करके उसे Q का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सके। तो हम लोग उसके बाद रिमाइंड करते हैं, जिसको जो इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको धीरे धीरे हम लोग इसका जो है एक जगह पर इस फ्रेम में हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो Q इक्वल टू था क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसमें हम लोग पुट करते हैं सब वैल्यू को। क्यू एम का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, हेंस Q इज इक्वल टू, अब क्यू एम हम लोग निकाल चुके हैं। क्यू एम कितना आया था हमारा, याद कर सकते हो, जो तुम्हारे पास तो पीछे नोट किया होगा, वी एम इंटू वी एम बाय ओमेगा जेड, वी एम बाय जेड और ओमेगा इधर से आया था। और इसका जो वैल्यू था तुमको साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का वैल्यू था ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस 5 का वैल्यू कितना है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, 5 माइनस पाई बाई 2, ये तुम्हारा इसका वैल्यू आ गया। अब जहाँ तक कि इसमें कॉस में है, कॉस में साइन है तुम्हारा यहाँ पर, अभी साइन में तुमको पाई बाई 2 इसको माइनस कर दो, तो साइन में क्या हो जाएगा तुमको, ये माइनस करेंगे तो माइनस दूसरे शब्द में यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। दूसरे शब्द हम कहना ये चाह रहे हैं, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, क्यू एम का वैल्यू हो गया वी एम बाय ओमेगा जेड,
वी एम बाय ओमेगा जेड आ गया। जेड कितना है, फाई कितना, उसको फिर से मैं लिखूंगा, माइनस इसको लिख दिए हैं तो इसको साइन में इसको आगे लिख दीजिए। साइन मतलब क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो माइनस कॉमन लोगे तभी साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बैठेगा, और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस थीटा, तो एक ही बार में लिख दो, तो ये तुम्हारा ये थीटा हो जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लिए तो पाई बाय 2 माइनस थीटा पे बैठ जाएगा ये, तो ये किस पे बैठ गया, कॉस, ये फॉर्मूला आ गया ओमेगा टी प्लस फाई आ गया, ये ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। तो ये तुम्हारा, अब अगर डिफ्रेंशिएट कर दें इसको तो हम लोग तो करंट से इंटरेस्टेड थे, तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अब हमारा जब I का वैल्यू आ गया तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, डी क्यू बाई डी टी। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया वी एम बाय ओमेगा जेड, और माइनस है तो माइनस, तो कॉस का माइनस होगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, इंटू एक ओमेगा भी आएगा, और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो गया तुम्हारा। तो I इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा फाइनली वी एम बाय जेड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाइनली हम लोग करंट को फाइंड आउट करने में सफल रहे, और जहां पर था V क्या था हमारा, और हमने इसमें Z क्या है ये पहले हम लोग को नोट याद होना चाहिए, वेयर Z इज कॉल्ड impedance of the circuit, impedance of AC circuit, alternating current circuit, AC circuit, और तुमको Z इक्वल्स टू एंड फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है। तो Z इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और जहां तक कि आया था तुमको साइन फाई और कॉस फाई जिसको माने थे, अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो हम डिवाइड करके ही लिख रहे हैं उसको, जेड को हटा करके, तो टेन फाई इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय आर, और फाई का जब वैल्यू देखते इधर 10 इनवर्स करके लिख सकते। ये दोनों को याद रखना है तुम्हें कि फेज डिफरेंस कितना है और ये कितना है। तो फाइनली हम लोग जो है मतलब कि V इज इक्वल टू अगर क्या था हमारा, वी एम साइन ओमेगा टी था, तो वी आई करंट कितना आया, V इक्वल टू याद रखिए कि ये वोल्टेज है अगर वी एम साइन ओमेगा टी। LCR सर्किट में करंट कितना आएगा, करंट आएगा तुमको कोई भी LCR सर्किट होगा सीरीज में तो वी एम बाई जेड का वैल्यू इससे निकालेंगे। तो जेड का वैल्यू इसमें अगर मान लेते हैं जैसे कि 3 कंपोनेंट है यहाँ पर, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, अगर कोई एक जीरो हो जाए तो आप उसको ऑटोमेटिक इस में जेड का वैल्यू अपना निकालने में उसको जीरो कर दीजिए, या फाई निकालने में उसको जीरो कर दीजिए, आपका रिजल्ट 2 के लिए भी करेक्ट हो जाएगा। मतलब LR सर्किट निकालना है तो LR सर्किट है तो 1 बाय ओमेगा सी को जीरो कीजिए, LC सर्किट है तो LC सर्किट R को जीरो कर दें, और अगर तुमको तीसरा बच गया तुम्हारा क्या चीज, RC सर्किट है तो जाहिर है कि L को जीरो कीजिए, तो ओमेगा L को जीरो कीजिए। तो इस प्रकार से तुमको ये 3 के लिए सही होने के साथ साथ ये 2 के लिए भी सही है, इनफैक्ट 1 के लिए भी सही है। एक का ऐसे हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं एक कंपोनेंट के लिए, तो एक में भी क्या हो, 2 कंपोनेंट जीरो होगा, तो ये मतलब पूरा सीरीज के लिए तुमको ये मतलब तीनों इसमें कंपोनेंट शामिल हो गए। और ये तुमको रिजल्ट को याद रखना है कि करंट अगर तुमको जहां तक डेरिवेशन की बात है वो तुमको जहां तक संभव हो सके अपना ध्यान रखो, और नहीं तो तुमको मेन रिजल्ट की ओर देखना। जो क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाएंगे वो तुमको रिजल्ट पर ही आधारित होंगे, और सामान्यतः जो बोर्ड वगैरह एग्जाम में जो तुम्हें अगर जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज नहीं तो तुम्हें रिजल्ट से ही मतलब होता है, ज़्यादा डेरिवेशन से कोई मतलब बहुत खास नहीं होता है, फिर भी जानने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये तुम्हारा AC सर्किट का क्या हो गया तुम्हारा, और जहां पर फेज डिफरेंस हो गया तुम्हारा, Z को इंपीडेंस कहते हैं, और जैसे कि उसको रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करो, और फाई हो गया तुम्हारा, तो कोई भी जो AC सर्किट है उसका जो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसमें आ जाएगा। तो तुम्हारा अब जैसे इसको हम लोग ये जो तुम्हारा जो हम लोग जो एनालिटिकल मेथड से इसको सॉल्व किए अभी, इसको इस रिजल्ट को हम लोग फेजर मेथड से भी हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट बाय फेजर डायग्राम के सॉल्यूशन ऑफ LCR सर्किट। देखो इसमें क्या है, इसमें हम लोग इस बात के आधार पर करेंगे कि रेसिस्टेंस और वोल्टेज, जो वोल्टेज इसमें रेसिस्टेंस में होगा वह दोनों का एक ही फेज रहता है, तो यहाँ R इंटू आई होगा इसका वोल्टेज, और ये तुम्हारा जो होता है करंट जो कि ये पाई बाय 2 से अहेड होता है XL में, मतलब कि XC में, तो यहाँ पर ये इधर ओमेगा C ले लें,
और इधर की तरफ क्या होगा, करंट तो सब में सेम ही होगा, तो वोल्टेज उसी के क्रॉस में हो जाएगा। यहाँ ओमेगा एल ले लें, जो ये पाई बाय 2 से पीछे होता है, ये अहेड बाय पाई बाय 2, अहेड बाय पाई बाय 2 इन फेज फ्रॉम वोल्टेज। वोल्टेज से वोल्टेज जितना रहेगा उसमें करंट, मतलब इसे करंट, ये करंट लैग बिहाइंड बाय पाई बाय 2 इन फेज फ्रॉम वोल्टेज। वोल्टेज से ये पीछे रहेगा। तो जहां तक है इसको, अब इन दोनों तो एक ही लाइन में, तो ये जब पाई बाय 2 से आगे ही पाई बाय 2 से पीछे, दोनों इन दोनों में कितना 180 का डिफरेंस हो गया। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग 180 डिग्री पर है, अगर मान लेते हैं 180 डिग्री पर, दोनों डिफरेंस हो जाएगा उसका रिजल्टेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट कह सकते हैं, इसका क्या होगा रिजल्टेंट, इधर हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा, अगर ओमेगा सी को ज्यादा माने हम लोग, तो ये जो तुम्हारा हो गया इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अब इन दोनों का। और इन दोनों का जाहिर है कि दो ऐड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इसका जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम लोग इंपीडेंस जेड कहते हैं। तो इंपीडेंस जेड क्या आ गया तुम्हारा, और ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो रेसिस्टेंस है या रेजिस्टेंस का कहें या वोल्टेज कहें, तो एक ही बात है। रेजिस्टेंस का जो करंट का फेज होगा और वोल्टेज का फेज होगा, दोनों सेम होगा, तो ये फेज हो डिफरेंस फाई हो गया। तो तुमको इस इक्वेशन से क्या निकला, इंपीडेंस जेड निकल गया तुम्हारा, इंपीडेंस जेड इक्वल्स टू रूट अंडर, इसको आराम से याद रख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और 10 फाइव यहां से पी बाई बी, तो पी कितना दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है तुमको 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय आर, ये तुम्हारा हो गया 10 फाइव का वैल्यू हो गया। तो ये तुम्हारा दोनों का रिजल्ट आसानी से फेजर डायग्राम के हेल्प से इसको ध्यान रख सकते हो, जो तुमने को अभी जो एनालिटिकल मेथड से काफी बड़ा समय निकाला गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको छोटा करके भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको मतलब आसानी से याद किया इसका। और जाहिर है अधिकांश काम जो न्यूमेरिकल बनाओगे या तुमको जो भी है, अगर डेरिवेशन की जहां जरूरत नहीं है तो इससे काम ही तुम्हारा हो जाएगा, तो तुम इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो अगला जो तुम्हारा हमारा काम है, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा रिजोनेट आई सर्किट एक कहते हैं हम लोग। तो ये जो तुम्हारा हो गया, इसमें तुम्हारा हो गया एक 7.6 जो तुम्हारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है तुमको 7.6 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। एक 220 वोल्ट का जो तुम्हारा है एक वोल्टेज सोर्स है, उसको जोड़ दिया गया है तुमको, उसमें रेसिस्टेंस है दिए हुए, कुछ रेसिस्टेंस है और तुमको उसमें कैपेसिटेंस है, और उन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया गया है सीरीज में। तो कितना करंट होगा, कितना पावर कंजम्पशन होगा, कितना करंट उसमें फ्लो होगा, वोल्टेज अक्रॉस निकालना है। तो इन सब के बारे में देखो, क्वेश्चन मैं पहले लिखता हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7.6 की बात करते हैं, अभी 3, 4, 5 देखे थे, ये 7.6 की बात करते हैं। इसमें है एक एलसीआर मतलब सर्किट में, इसमें दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक रेसिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है। इसको 220 वोल्ट जो है एसी सोर्स, उसके साथ इसको ऐड कर दिया गया है। इसका जो तुम्हारा जो है V इज इक्वल टू वोल्टेज है, इसका वी एम साइन ओमेगा टी है, इसका जो एसी सोर्स है, और वी आर एम एस इसका दिया हुआ है, इसका वी आर एम एस इक्वल टू 220 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो रेसिस्टेंस है आर, इसका 200 ओम है, और इसका जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इसका सी दैट इज 15 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। ये सारे डाटा दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब तुमको निकालना है इसका, इस सर्किट का इंपीडेंस बताइए। तो इस सर्किट का इंपीडेंस बताने के लिए हम लोग का क्या होगा, जेड इक्वल टू हम लोग अभी पढ़े थे, जेड जो हम लोग लिखे थे, तो उसमें ओमेगा एल को तो 0 कर देंगे, तो जेड इज इक्वल टू हमारा होगा, तो पहले एक्स सी का जरूरत पड़ेगा हमको 1 बाय ओमेगा सी, और चूंकि बाद में हमको वोल्टेज भी निकालना है अलग अलग, तो हम लोग पहले इसका निकाल लेंगे 1 बाय ओमेगा सी का, तो बाद में करंट निकालने के बाद हम इससे मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो हमको वोल्टेज निकालने में भी इसके क्रॉस में सुविधा होगी। तो इसलिए हम लोग पहले कैलकुलेशन इस ढंग से करते हैं कि 1 बाय ओमेगा सी पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 बाय ओमेगा सी, तो 1 बाय 2 पाई 2 इंटू 3.14 इंटू 50 मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू 15 गुना 10 पावर -6,
इतना ओम आ गया। तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे ये 212 ओम आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया, तो 212 ओम। और ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा 212 ओम, इसका जो इम्पीडेंस आ गया। अब तो इम्पीडेंस क्या होगा इसका, जेड जो होगा तुम्हारा इम्पीडेंस जेड का, तो इसमें ये तुम्हारा कहाँ रहेगा, तुमको याद भी होगा, ये 212 वोल्ट इधर की तरफ हो गया, 12 ओम, ये 200 ओम इधर के हो गया, 200 गुना आई जो भी होगा इसका 212 ओम हो गया। तो ये दोनों किससे जुट जाएगा, ये जेड हो जाएगा इस सर्किट का, ये जेड हो गया। तो इम्पीडेंस जेड कितना होगा तुमको, इसमें तो ओमेगा सी ओमेगा एल है नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जेड होगा तुम्हारा इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 200 का स्क्वायर प्लस 212 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 296 ओम आ जाएगा तुम्हारा, जहां तक मुझे डाटा याद है। तो ये तुम्हारा जेड का ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें चाहिए तुमको जेड का वैल्यू आ गया तुम्हारा। अब अगर इसमें चाहिए हमको करंट निकालना है, तो अगर आरएमएस वैल्यू हमको आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट निकल जाएगा। तो आई आरएमएस क्या होगा तुम्हारा, आई आरएमएस निकल गया, दैट्स इक्वल टू वी आरएमएस बाय जेड। वी आरएमएस है मेरा 220 वोल्ट और जेड है मेरा 296 ओम। तो ये करीब करीब आ जाएगा 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर के करीब आ जाएगा। ये 0.75 0.76 इसी के करीब में ये आएगा। तो अब तुमको कहता है वोल्टेज निकालिए किसके क्रॉस में, रेसिस्टर के क्रॉस में। तो वोल्टेज जब करंट आ गया तो वी आरएमएस जो निकलेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। वी आरएमएस क्या आ जाएगा हमारा, वी आरएमएस जो आ जाएगा तुम्हारा रेसिस्टेंस के क्रॉस में, वी आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। तो इसको हम लोग सिंबल वी आर देते हैं, ब्रैकेट में के लिखते हैं आर एम एस वोल्टेज है, क्योंकि करंट हम लोग आई आर एम एस देंगे, इंटू रेसिस्टेंस से गुना कीजिए। तो आई आर एम एस 0.75 या 0.76 के करीब है, आई इंटू 200 ओम। तो ये लगभग 151 ओम के 151 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। इसको 0.75 या 0.76 के आसपास तुम्हारा दिया हुआ है, 70 मतलब से, तो ये तुम्हारा हो गया 0.76 वगैरह ले लिए, 0.75 151 ओम वोल्ट दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, यही कैलकुलेशन है। तो ये इसे 150 हो जाएगा इसमें, तो पॉइंट में कुछ आ जाएगा। अब वोल्टेज अक्रॉस हम लोग लिख लेते हैं कैपेसिटर, जो कैपेसिटर जो कि तुम्हारा है इसके अक्रॉस में आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, दैट इक्वल टू एक्सी इंटू आई आर एम एस, ये रेसिस्टेंस का ट्रीट होगा। तो एक्सी का वैल्यू हम लोग 212, इसलिए हम लोग अलग अलग निकाल ही लिए थे, तो बाद में भी हमको यूज पड़ेगा इसका, इंटू 0.75। तो ये करीब करीब 161 आ जाएगा। इसका तो 150 ही लिख दो, इसको 160 के आसपास लिख दो, 150 वोल्ट, चलो 150 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, ये 150 वोल्ट ही लिख दो, आ ही रहा है लगभग। तो ये दैट्स इक्वल्स टू 150 वोल्ट, और ये तुमको करीब करीब 161 वोल्ट हो गया, ये 161 वोल्ट। तो ये जो तुम्हारा अब जो है तुमको एक चीज हमको एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 161 वोल्ट, जैसे कि यहाँ पर जो एसी सर्किट बना है आपका, इसमें कह रहा है कि इसमें एक जो पैराडॉक्स हमको दिख रहा है कि यहाँ पर आपने वोल्टेज निकाला इसमें 150 वोल्ट और इसमें 161 वोल्ट निकाला, तो तुमको दोनों का सम 150 जोड़, कोई कह सकता है 161, 150 वोल्ट प्लस 161 वोल्ट, दैट इज 311 वोल्ट। लेकिन आपका तो यहाँ आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट ही है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पैराडॉक्स का क्या मतलब है? इस पैराडॉक्स का क्या अर्थ हुआ कि फिर से इस बात को समझे, यहां पर आपने आरएमएस वोल्टेज का 220 वोल्ट दिया, इसका आरएमएस वोल्टेज आ रहा है 150 वोल्ट, इसका आ रहा है 161 वोल्ट, तो 311 हो गया। तो ये कैसे संभव है? जो किरचॉफ लॉ में तो दोनों का सम होना चाहिए, ऐसा कहने का सेंस है। लेकिन यहां पर ये सेंस होता है कि जब इसमें वोल्टेज, ये आरएमएस वोल्टेज है, किसी भी इंस्टेंट पर अगर इसका वोल्टेज जोड़िएगा और इसका वोल्टेज, दोनों का सम बिल्कुल इसके वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, जितना आप देंगे यहाँ पर 220 वोल्ट साइन ओमेगा टी, जो भी आपका वैल्यू देंगे उसके बराबर। लेकिन आरएमएस वैल्यू जैसे कि ये एवरेज वैल्यू की तरह है, तो कभी यहां पर कम रहेगा, कभी इसका ज्यादा रहेगा। तो हर हमेशा जो वोल्टेज आप लगे उसको जरूर पूर्ति करेगा, लेकिन आरएमएस का सम उसके बराबर पूरे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी इसका जिस समय की इसमें वैल्यू, कभी इसमें ज्यादा होगा, कभी इसमें कम होगा, कभी इसमें, मतलब इस ढंग से ये वैरी करते रहता है। तो एट एनी टाइम जो हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा तीनों में, इन दोनों का सम वो इसके सम के बराबर जरूर आएगा, लेकिन आरएमएस वोल्टेज सम के बराबर नहीं आएगा। लेकिन आरएमएस वोल्टेज में जैसे क्या है, दोनों का फेज में तुमको क्या है, एक वो आगे रहता है, तुम अगर इसको ऐड करना चाहोगे, तुमको ये पाइथागोरस, जैसे यहां वोल्टेज 150 वोल्ट है,
इसमें, और इसमें वोल्टेज आया है 161 वोल्ट। तो अगर आप इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम से अगर ऐड करते हैं तो ये जो तुम्हारा V आएगा, VRMS √161 वोल्ट का स्क्वायर प्लस 150 वोल्ट का स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा 220 वोल्ट के बराबर आ जाएगा आपका, ये 220 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ये जो तुम्हारा पैराडॉक्स है, तो ये आरएमएस में आप इसको ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में आप जरूर ऐड कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा था एग्जाम्पल 7.6 था। अब हम लोग इसी में एक देखते हैं रिजोनेट सर्किट, एक हम लोग पढ़ते हैं। रिजोनेट सर्किट क्या होता है तुम्हें? रिजोनेंस सर्किट, इसी में एलसीआर सर्किट में क्या होता है, एक विशेष स्थिति है। रिजोनेंस पहले की एक घटना जो कि तुम्हें साउंड में बताया गया वो क्या है उसको पहले रिपीट कर देते हैं और उसके बाद इसमें देखते हैं, उससे इसको रिलेट करते हैं, रिजोनेंस सर्किट का बात करते हैं। तो रिजोनेंस सर्किट में तुम्हारा क्या है, रिजोनेंस सर्किट, रिजोनेंस एलसीआर सर्किट, इसका रिजोनेंस एलसीआर सर्किट क्या होगा देखते हैं। रिजोनेंस में मतलब क्या होता है तुमको, रिजोनेंस एक जो इवेंट है वो क्या है, तो ये रिजोनेंस से मतलब एलसीआर सर्किट है ही, तीनों रहेगा ही कंपोनेंट। तो रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस में तुमको जबकि एक जैसे कि कोई जो एसएचएम कर रहा है, कोई पार्टिकल जो कि ऑसिलेशन कर रहा है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, और आप जो फोर्स कर रहे हैं, जो बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाए, जो कि कोई ऑसिलेटिंग बॉडी है और जो कि फोर्स जो कि हम लोग उसको कंपनसेट करने के लिए जो उसमें डैम्पिंग हो रहा है, उसके लिए जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि वो कंप्लीटली डैम्प्ड होने के बजाय मतलब कि ऑसिलेशन एसएचएम में पूरा रह पाए, तो उसमें जो कि हम लोग अप्लाई किए, हम लोग जो कि उसकी जो फोर्स अप्लाई किए, उसका जो फोर्स अप्लाई करने के जो उसके जो फोर्स बार बार, जैसे मान लेते हैं कि एक तुमको एक कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो एक अगर इसको हम लोग एक हथौड़ा से इधर से लाएं और ये भी अपना वाइब्रेट करके ये यहाँ पर इसको बार बार उतना एनर्जी देता रहे, जिससे कि ये हमेशा एसएचएम में जारी रहे। फिर से इस बात को समझिए, ये पार्टिकल है तुमको जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है, और इसको हर बार जो जितना ऑसिलेशन में ये तुमको इसको लूज करता है एनर्जी, इसको यहाँ पर एक मतलब कोई भी पार्टिकल हथौड़ा है कोई भी, जिसको इससे यहाँ पर इसको उतना फोर्स दे दे जितना इसका लॉस हुआ है फ्रिक्शन वगैरह कारण, तो डैम्पिंग हुआ है, उसको इतना फोर्स अगर दे दे तो ये क्या करता रहेगा, एसएचएम में जारी रहेगा। लेकिन इसका ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा यदि इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना से ये वाइब्रेट कर रहा है, और ये जो तुम्हारा जो कि ऑसिलेटिंग फोर्स जो है, जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो, तो नेट जो तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का, वो काफी ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दैट इज द केस ऑफ रिजोनेंस, ये कहलाता है रिजोनेंस। जैसे एक तुमको कहते हो कोई झूला पर झूल रहा है, स्विंग जिसको कहते हो, झूला पर झूल रहा है, तो उसमें क्या होगा, कोई एक व्यक्ति अगर तुमको उसमें जैसे क्या करना, फोर्स लगाना शुरू करे, और जितना इसकी झूला की फ्रीक्वेंसी है और फोर्स लगाने वाला भी उसी फ्रीक्वेंसी से क्या करे, उस फोर्स को मैंने उसमें हमेशा उसको लगाता रहे सेम इंटरवल पर, तो जाहिर है हर बार तो एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा ही, क्योंकि वह भी उतना ही उसी फेज में वो फोर्स लगा देगा। फेज का फोर्स और जो झूला का जो फेज है दोनों सेम होगा, तो जाहिर है उसकी वाइब्रेशन, उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ती जाएगी। दैट इज कॉल्ड इन केस ऑफ रिजोनेंस। तो रिजोनेंस क्या हुआ, रिजोनेंस का केस क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ oscillation increases when the frequency of oscillation and applied force frequency इज इक्वल। तो वो हमेशा क्या लगाएगा, दोनों फेज में रहेगा। दिस इज कॉल्ड रिजोनेंस, इट इज कॉल्ड रिजोनेंस कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, रिजोनेंस कहेंगे। अब यहां पर इसमें क्या होगा, यहां पर इसको एलसीआर सर्किट में लाते हैं। इन एलसीआर सर्किट
इन LCR सर्किट हम लोग लिख चुके हैं Z इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस 1/ω/c माइनस ω/L का होल स्क्वायर। और इसका जो करंट होता था वो तुम्हारा अगर V इक्वल टू Vm साइन ω t अप्लाई किया गया, इफ V इक्वल्स टू Vm साइन ω t, इसका तुमको AC सोर्स है, इसका वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें I क्या होता था तुम्हारा, I इक्वल्स होता है तुम्हारा Vm/Z और साइन ω t प्लस फाइव, जहाँ पर कि Z का वैल्यू लिख दिया गया। और 10/5 ही तुम बार बार याद भी कर सकते हो, 10/5 ही याद रखना है हमेशा, 1/ω/c माइनस ω/L/R। इसका अब इस पर क्वेश्चन वगैरह भी बाद में बनाएंगे। तो खैर यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो अभी इस सिचुएशन में हमको कोई ज़्यादा जरूरत नहीं उसका, तो उसको मैंने रिमाइंड कराया। तो यहाँ पर जो तुम्हारा था क्या निकला, Vm/Z है। अगर Z तुम्हारा है, Z कम होगा तो I जाहिर है कि ज़्यादा होगा। इफ Z इज लेस I इज मोर। Z ज्यादा होगा तो Z से डिवाइड होगा तो I करंट बढ़ेगा। Z का वैल्यू है तुम्हारा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस 1/ω/c माइनस ω/L का होल स्क्वायर। तो यहां पर एक केस हम लोग देख सकते हैं, Z का कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है, R स्क्वायर है तो इसमें तो कुछ एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके इस टर्म को हम लोग जीरो कर सकते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेड, इफ फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेड 1/ω/c माइनस ω/L इक्वल्स टू 0, ऐसा जीरो हो सकता है। इट इज द केस ऑफ रिजोनेंस। ये अगर जीरो हो गया, द करंट इज मैक्सिमम, द करंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, करंट इज मैक्सिमम इन दिस केस, मैक्सिमम इन दिस केस। इसमें करंट, इट इज कॉल्ड रिजोनेंस, इट इज कॉल्ड रिजोनेंस। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजोनेंस। मैक्सिमम हो गया जैसे उसमें होता था, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग रिजोनेंस। तो रिजोनेंस के लिए कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, अब ये बात आ जाते हैं। तो 1/ω/c माइनस रिजोनेंस के लिए इसका मतलब हो गया फॉर रिजोनेंस, फॉर रिजोनेंस क्या होगा तुमको, फॉर रिजोनेंस 1/ω/c माइनस ω/L इज इक्वल टू 0। तो 1/ω/c इज इक्वल टू ω/L, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, 1/√LC। तो ये तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारा होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था, ω/2π। तो 1/2π√LC भी कर सकते हैं। ये तुम्हारा इतना हर्ट्ज हो जाएगा, अगर आप SI यूनिट में रखते हैं तो इतना हर्ट्ज जाएगा, नहीं तो ये रेडियन पर सेकेंड में हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका जो वैल्यू आ गया तुम्हारा, इसका जो वैल्यू आ गया तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 1/ω/c, ये तुम्हारा कंपोनेंट आ गया। तो ये तुम्हारा इसको रिजोनेंस का केस कहेंगे, जबकि इसमें करंट का वैल्यू काफी बढ़ जाएगा। अगर जैसे कि हम लोग का टीवी का, जैसे टीवी या रेडियो में हम लोग जब ट्यून करते हैं, ट्यूनिंग करने का मतलब होता है हम लोग किसी स्टेशन के साथ उसको मैच करा रहे हैं। स्टेशन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी से उस पर वेव आ रहा है, तो इन मतलब कि क्या कह सकते हैं हम लोग, जो कि हमारा ट्यूनिंग सर्किट होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कि एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसमें क्या आ रहा है, तो एक सिग्नल आ रहा है रेडियो या टीवी में, और उसका अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसका अगर उसमें जो है तुमको इंडक्टर और जो कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और इस ढंग से चेंज करके उसको जैसे एडजस्ट करें, जिससे एडजस्ट कर दें, जिससे कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि सर्किट, जो LC सर्किट होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी आ रही, वो दोनों अगर मैच कर जाए, तो वो जो उस अवस्था में, उस स्थिति में अगर तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसमें करंट सबसे मैक्सिमम होगा और वही स्टेशन बिल्कुल प्रोमिनेंटली आपको दिखाई या सुनाई पड़ेगा। फिर से इस बात को देखें, मैंने कहा कि अगर तुमको ये क्या हो गया, अगर रेसिस्टेंस, मतलब ये जो सर्किट है तुम्हारा, एक रेडियो में हम लोग जब ट्यून कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस को अगर चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो ओमेगा का वैल्यू वो एडजस्ट होता है। और जब यह ओमेगा का वैल्यू जो कि हमारा रेडियो का है, और जो जिस स्टेशन से जो कि अगर कोई आ रहा है, उसमें प्रसारण जो आ रहा है तुम्हारा टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट, तो उससे तुमको अगर मैच कर जाए दोनों की फ्रीक्वेंसी, जो आने वाले किसी स्टेशन से आने वाले जो कि वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी, रेडियो या टीवी की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द LC सर्किट,
LCR सर्किट का जो तुम्हारे जो कि अपना डिवाइस है उसके साथ दोनों अगर मैच कर जाए, और उसमें क्या करते हैं हम लोग एडजस्ट करते हैं उसको चेंज करके, और दोनों अगर मैच कर गया देन क्या हो जाएगा, वो रिजोनेंस में होगा और वही साउंड जो है या जो स्टेशन है हमको प्रोमिनेंटली उसके लिए करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा और वही हमको दिखाई या सुनाई पड़ेगा। तो ये तुमको रेडियो ट्यूनिंग सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये तुम्हारा LCR सर्किट में उसमें भी रिजोनेंस कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं और इस प्रकार से हम लोग इसका यूज है। चाहे हम लोग ये जो तुम्हारा रहता है जैसे तुम्हारा है जैसे कि हम लोग करते हैं जो मेटल डिटेक्टर, जैसे 7 पॉइंट तुम्हारा एग्जांपल भी है, यही 7.10 में है कि मेटल डिटेक्टर में तुमको कैसे मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है। जैसे मेटल डिटेक्टर जो तुम्हारा लगा हुआ होता है बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, तो उसमें किस प्रिंसिपल पर वो काम करता है, तो वह भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जब पहले क्या रहता है, वो जो मेटल डिटेक्टर का जो सर्किट है वो LC सर्किट है, उसमें तुमको वह अपना एक रिजोनेट सर्किट में रहता है। रिजोनेट सर्किट का मतलब है कि वह इस ढंग से एडजस्ट किया हुआ है कि उसका ओमेगा कि वह क्या रहेगा, रिजोनेट सर्किट जैसे करंट का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाए वहां पर से कोई मेटल लेके गुजरेगा तो वह जो है तुमको इंडक्टर जो क्वाइल होता है उसमें उसका L को चेंज करेगा वो, और L जैसे ही चेंज होगा तो जो तुम्हारा ओमेगा बराबर 1/√LC था, L चेंज होगा तो ऑटोमेटिक है कि ये तुम्हारा क्या हो गया, तो उसका ओमेगा तो एडजस्ट खत्म हो गया। ओमेगा जब एडजस्टमेंट समाप्त हो गया ओमेगा, तो उसका करंट का वैल्यू एकाएक काफी घट जाएगा, और करंट का वैल्यू जैसे ही घटेगा वह तुमको उसमें साउंड बिप का आवाज आने लगेगा, और इस प्रकार से यह पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के पास एक मेटल कोई कुछ न कुछ है। तो ये 7.10 एग्जाम्पल था तुम्हारा जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसके पहले तो एग्जाम्पल से NCERT एग्जाम्पल 7.10 की चर्चा कर रहे थे। अभी देखो ये क्या था, मेटल डिटेक्टर जो है तुमको क्या करेगा, मेटल डिटेक्टर मेटल चेंजेस L ऑफ द सर्किट, L ऑफ रिजोनेट सर्किट, वो रिजोनेट सर्किट का L को चेंज, रिजोनेट सर्किट का L को चेंज कर देगा। अब L जब चेंज होगा तो वो क्या होगा, L जब चेंज होता है देन व्हाट, L के चेंज होने से रिजोनेंस इज डिस्टर्ब। जब रिजोनेंस करंट डिक्रीजेस ट्रिमेंडसली, करंट डिक्रीज कर जाएगा, और ये तुमको करंट डिक्रीज कर जाए तो उसको सिग्नल उसको जो है डिटेक्ट कर, करंट जैसे डिटेक्ट करेगा, करंट घटेगा तो वो तुमको साउंड का अपना आवाज उसमें साउंड आने लगेगा, साउंड उसे निकलने लगेगा बिप का आवाज, और वो तुमको ये डिटेक्ट हो जाएगा इसके पास मेटल है। तो ये तुम्हारा इसका प्रिंसिपल है, ये भी LC सर्किट पर ही काम करता है। LC में रिजोनेट सर्किट का एक एग्जांपल है। तो तुम्हारा 7.10 डील कर दिए। अभी इसके पहले तुमको 7.6 किए थे, और 7.7, 7.8 और 7.9 ये तुमको पावर से जुड़ा हुआ है। तो पावर इन AC सर्किट हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ये 3 एग्जांपल डील करने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर में तुम्हारा है, तो ये तुम्हारा है पावर इन LCR सर्किट, पावर इन AC सर्किट, इसको भी इसको ले लेते हैं पावर इन AC सर्किट। AC सर्किट में पावर कैसे होता है, तो किसी भी सर्किट में पावर जो होता है, पावर P इज इक्वल टू आप वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं। वोल्टेज अगर AC सर्किट में Vm sin ओमेगा t है, तो करंट क्या आता है तुमको, करंट जो आता है तुमको दैट्स इक्वल टू Im जो कि Vm/Z होता है, I इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होता है। तो यहां पर और Im और इसमें संबंध जो है Im बराबर क्या होता है Vm/Z, और Z इज इक्वल टू हो जाता है तुमको, इसको बार बार लिख रहे हैं जो कि याद तुम्हें हो जाए, 1/ωc माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा P/B जो होता था 1/ωc माइनस ओमेगा एल बाय आर। ये बार बार ये तुमको रिजल्ट बार बार याद रखना है, ये हमेशा यूजफुल है, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में काम करते रहेगा। अब यहां पर है तुमको, ये तुम्हारा यहां पर है, हमारा ही काम यहां पर, ये तो फिर से मैंने याद कराने के लिए लिखा। पावर क्या था, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू P इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो P जो तुम्हारा हो गया, वोल्टेज कितना हो गया तुम्हारा, वोल्टेज हो गया Vm साइन ओमेगा टी और इंटू Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। चलो तो ये तुम्हारा हो गया पावर बराबर Vm इंटू Im बाय 2 हो गया, और इसमें रख दो 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन ओमेगा टी।
ये तुमको 2 sin A इंटू साइन बी पर मैंने बैठाने के लिए इसको कर दिया। 2 sin A इंटू साइन बी जो ट्रिकोनोमेट्रिक फार्मूला है उसमें तुमको ये क्या होता है cos A माइनस बी, तो A माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी दैट इज cos फाइव माइनस cos, दोनों का ऐड कर देंगे तो 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 ये हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा जो वैल्यू होगा, ये तुमको एवरेज वैल्यू जहां तक है, एवरेज वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। cos 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 का एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा। साइन जैसे cos का जो कर्व होता है, साइन या cos का कर्व क्या होता है तुमको, cos का कर्व ऐसे तुमको आएगा, इससे जाते रहेगा तो हमेशा एक मैंने हर इंटरवल में क्या होगा, इन लॉन्ग टाइम या वन टाइम पीरियड पी cos और साइन का एवरेज वैल्यू 0, पी एवरेज इन वन टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम इज 0, पी सॉरी इज मतलब cos का वैल्यू cos 2 ओमेगा टी प्लस टी 5/2 इसको 0 एवरेज वैल्यू। तो पावर एवरेज बचा कितना, तो भी m/√2 कह सकते हैं, इंटू √2 को हम लोग लिख लें Im/√2, मतलब 2 को लिख हमने 2 बार बांटा इंटू cos 5, क्योंकि उसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा, जो cos और साइन का ग्राफ पहले भी देखा था। तो हमारा जो पावर जो एवरेज जो हमको आएगा दैट इज लॉन्ग टाइम में पावर कहें या एक सर्किल में इंटू cos 5। तो cos 5 को तो ये तो हम लोग सर्किट में पहले भी पावर इज इक्वल टू v इंटू आर RMS में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक फैक्टर आया है जिसको हम लोग cos 5 कहते हैं। cos 5 इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इसको हम लोग कहेंगे पावर फैक्टर कहेंगे, ये पावर फैक्टर कहलाता है, मतलब v इंटू आई इंटू cos 5। तो tan phi का वैल्यू तुम्हारे पास है तो cos 5 हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो cos 5 क्या होगा तुम्हारा, cos 5 हो गया तुम्हारा r/√z कहते हैं, r/√r² प्लस 1/ωc माइनस ωl का होल स्क्वायर, ये p/b है तो तुम्हारा क्या हो गया, tan phi का वैल्यू जब p/b है तो ये तुमको b/h हो गया, तो cos 5 हो गया। r तो ये रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, इफ रेसिस्टेंस इज मोर पावर फैक्टर इज मोर, इफ r इज मोर पावर फैक्टर इज मोर, ये पावर फैक्टर ज्यादा होगा, पावर फैक्टर ज्यादा होगा, cos 5 का वैल्यू ज्यादा होता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा इसका वैल्यू आ गया और इसमें तुमको पावर फैक्टर आ गया। इसके पहले जो तुम्हारा एक टॉपिक था जिसको कि हम लोग अभी थोड़ा मिस कर दिए, उसको हम लोग कह सकते हैं क्वालिटी फैक्टर, जो कि शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस कहते हैं। रिजोनेट सर्किट का ही एक टॉपिक है जिसको इसके पहले वाला जो टॉपिक था तुमको उसके साथ उसको मतलब उसमें पावर एसी सर्किट के पहले उसको लिख सकते हैं। तो खैर अब छूट ही गया, तो अब तुमको जो है पहले एग्जाम्पल है कुछ रिजोनेट से उसको हम लोग नेक्स्ट में लेते हैं। तो ये तुम्हारा पावर फैक्टर हो गया। अब अगर देखें इसमें, अगर पावर को हम लोग गौर से देखें तो पावर में अगर रेसिस्टेंस है तो cos 5 देखो पावर का वैल्यू आया तुम्हारा Vrms इंटू IRMS इंटू cos 5। तो ये जो तुम्हारा है, अगर प्योर रेसिस्टर में क्या होगा तुम्हें, प्योर रेसिस्टर में क्या होगा, प्योर रेसिस्टर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos 5 1 हो जाएगा। इन प्योर रेसिस्टर फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ नहीं होता है, तो cos 5 का वैल्यू 1 हो गया, मैक्सिमम इसमें आया पावर। दूसरा है तुमको प्योर इंडक्टर में फाई इज इक्वल टू -π/2, तो पावर फैक्टर cos 5 कितना हो गया, 0 हो गया, नो पावर लॉस। चलिए दूसरा, तीसरा है तुमको इन प्योर कैपेसिटर, तो प्योर कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू π/2, तो इसमें भी cos 5 क्या हो, cos π/2 0 हो गया, नो पावर लॉस, नो पावर, ये सब वाटलेस है तुमको, ये सब जो तुम्हारा है सर्किट वाटलेस सर्किट है। और चौथा तुमको कहते हैं इन रिजोनेंस LCR सर्किट, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/ωc माइनस ओमेगा 0 हो गया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा इसमें, तो इसमें तो तुम्हारा tan phi इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 0,
इसमें क्या होगा तुम्हारा फाई इक्वल टू 0, तो कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, इसमें रेसिस्टर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, कॉस फाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसमें जो तुम्हारा एवरेज पावर आएगा या पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो या आई स्क्वायर आर हो गया। इसमें जो करंट का वैल्यू होगा वो तुमको इसके बराबर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ये जो तुम्हारा पावर का था, और इसमें हम लोग इसमें जो तुम्हारा था 7.6 तो हमने डील कर दिया पहले ही। अब देखते हैं 7.7 तुम्हारा एग्जांपल क्या है। 7.7 तो 7.7 में हम लोग कह सकते हैं, उसमें दिया हुआ है कि तुमको 7.7, 7.8, 7.9 ये 3 और 10 भी, 10 का तो मैंने चर्चा कर ही दिया। तो तुमको 7.7 में ये कहा जा रहा है कि जो हम लोग जो पावर सप्लाई करते हैं, जो हमारे घर में जो पावर आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7.7, तुमको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो, कोई भी तुमको अगर प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में आ रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में, तुम राइसोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जेईई मेंस एडवांस या नीट इन सबों की तैयारी करते हो, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और जो भी कोई तुमको परेशानी हो रही है, कोई भी आपको दिक्कत है, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करें, उस पर नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, और सारे फिजिक्स केमिस्ट्री के तुमको बोर्ड के सारे मतलब बोर्ड के लिए भी उसमें ऐप पर सारी वैल्यू, सारा जो मटेरियल है उपलब्ध है, और जेईई मेंस एडवांस इन सबों के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सब भी उपलब्ध हैं। तुम आकर के उसमें पर्सनल, जो तुमको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक को समझने में तुम्हें लैग कर रहे हो, तो उन सबों के लिए भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और पर्सनल डाउट के लिए भी तुमको उसमें अपना ले सकते हो, या पर्सनल मेंटोर के रूप में भी तुम उसमें जा करके अपना चूज कर सकते हो। अपना मुझे चाहो तो पर्सनल मेंटोर के रूप में अपना जो है तुम चूज कर सकते हो। और तुम्हें जो भी है, तुम्हें जो कोई पोर्शन में दिक्कत हो रहा है, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी, तो तुम हमसे मदद ले सकते हो। तो ये तुम्हारा है एनसीईआरटी का जो एग्जांपल 7.7 है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हम लोग पावर, जब कि हम लोग भेजना है कहीं, जो हम लोग एज्यूम कंज्यूम पावर, जो कि हमारा जो कि ट्रांसमिशन लाइन से जो हमारे घर में जो पावर आता है, जो पावर स्टेशन में ये प्रोड्यूस होता है, वहाँ से हम लोग यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके हम लोग लाते हैं पावर को, और हमारे घर में जो भी है इलेक्ट्रिसिटी पहुँचता है। तो ये जो इसमें जो टेक्निक है, उसमें हम लोग जो पावर फैक्टर को इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये होना चाहिए। अब अगर पावर फैक्टर कम होगा, इफ कॉस फाई इज लेस, इफ कॉस फाई इज लेस, अगर ये तुम्हारा कॉस फाई कम है, पावर फैक्टर कम होगा सर्किट का, इज लेस, देन हमको क्या करना पड़ेगा, करंट को हमको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। देन आई जो कि पावर जितना हमको भेजना है 100 मेगावाट जो भी भेजना चाहते हैं आप, तो ये अगर कम है तो मल्टीप्लाई तो तीनों का इतना पूर्णा चाहिए ना, 100 मेगावाट या जो भी आप पावर चाहिए। तो अगर ये कम हो गया तो ऑफकोर्स आपको ये कंपोनेंट करंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। करंट इंक्रीज करने के लिए करंट इंक्रीज कीजिएगा तो आई शुड बी इंक्रीजेज, आई आर एम एस शुड बी इंक्रीजेज, आई आर एम एस शुड बी इंक्रीजेज। तो आई इंक्रीज करेगा तो पावर जो रेसिस्टर, पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड इक्वल टू आई आर एम एस का होल स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस। तो ये आई बढ़ गया तो पावर डिसिपेटेड इंक्रीजेज, ये पावर का डिसिपिएशन भी बढ़ने लगेगा। तो जाहिर है कि हमको जब भी होगा, इसका मतलब, और ये आर के स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है, ये हमने आई का स्क्वायर है, तो पावर एक बार में बहुत ज्यादा, अगर करंट बढ़ाते हैं तो ये स्क्वायर में जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमको क्या करना होगा, इसको जो है तुमको पावर को इसका मतलब यही हुआ कि ये पावर लॉस भी हमको क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट का तुमको था, ये 7.7 का ये फर्स्ट पार्ट मैंने डील किया कि ये तुमको पावर फैक्टर लॉस होगा तो पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगा। तो अब बात रहा इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि जो भी कंपोनेंट, यहाँ दो किसी भी चीज का वोल्टेज का दो कंपोनेंट था आपका, एक रेसिस्टेंस वाला कंपोनेंट है और एक तुमको इंडक्टेंस वाला, या तुमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और ये परपेंडिकुलर जब रहता है इसमें कोई पावर नहीं जाता, ये वाटलेस होता है, ये वाटलेस होता है ये कंपोनेंट, इसमें वाट नहीं होता। जो भी ये पावर जो होता है इसी में होता है, ये पावर का यही है, तुमको पावर कंज्यूम इसी में होता है। तो ये जो कंपोनेंट है, अगर यही पावर फैक्टर को लॉस कर रहा है,
अगर इस पावर, इस कंपोनेंट को हम लोग अगर बैलेंस कर पाए किसी दूसरे, मतलब कि इसको बैलेंस करके जीरो कर पाए, माइनस करके यहां पर इसको नीचे करके, तो हम लोग का ये क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, इसके सर्किट के एक तुमको कैपेसिटर जो है तुमको टू बैलेंस द वाटलेस मतलब जो कंपोनेंट, जो वाटलेस कंपोनेंट, एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जिससे कि तुमको क्या होगा कि ये तुमको इसको बैलेंस कर पाए, ये जो ओमेगा जो कैपेसिटिव पार्ट को आप क्या कर पाए, इसको जीरो कर पाए, जीरो या जितना मिनिमाइज कर पाए, और जिससे कि रेसिस्टिव हो जाएगा सर्किट जितना, तो पावर फैक्टर इसका बढ़ जाएगा। तो आपको करंट उतना ज्यादा क्या नहीं होगा, लॉस, करंट ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, और आपका जो है पावर क्या हो जाएगा, जो पावर डिसिपिएशन जो है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या समझ में आ गया होगा कि कॉस फाई ज्यादा होगा, कॉस फाई अगर कम होगा तो करंट बढ़ाना पड़ेगा, पावर डिसिपेशन रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कॉस फाई को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, पावर फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए, जो वाटलेस को इसको मैनेज करने के लिए पैरेलल में हमको क्या करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर यूज करना पड़ता है। तो ये तुम्हारा था 7.7। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 7.8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7.8 हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। तो 7.8 जो एग्जाम्पल है, इसमें है तुमको दिया हुआ तीन तुमको कंपोनेंट दिए हुए हैं 7.8 में। एग्जाम्पल 7.8 ये LCR सर्किट का क्वेश्चन है, जिसमें कि रेसिस्टेंस है 3 ओम का, 3 ओम का रेसिस्टेंस है, कुछ तुमको 25.48 मिली हेनरी का एक इंडक्टर है, और तुमको 796 का तुमको माइक्रो फैराड का एक कैपेसिटर है, जो सीरीज में ऐड किया हुआ, जुटा हुआ है किसी AC वोल्टेज के अक्रॉस में, जिसमें कि AC वोल्टेज का जो पीक वोल्टेज है तुमको 283 वोल्ट है, 283 वोल्ट है। और यहाँ पर जैसे क्या है, तुमको इसी में फिगर बना के लिख देते हैं, L, C और R, ये तीन कंपोनेंट जुटे हुए हैं, और तीनों का इसमें डाटा हम यहीं पर लिख देंगे। ये AC सोर्स हो गया, और AC सोर्स में क्या हो गया, V इज इक्वल टू, ये पीक वोल्टेज दिया हुआ है VM 283 वोल्ट इंटू साइन 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज इंटू T, इतना का ये तुमको सोर्स दिया हुआ है। और ये तुमको रेसिस्टेंस है तुम्हारा R इज इक्वल टू 3 ओम है, ये R इज इक्वल टू 3 ओम। और कैपेसिटेंस तुमको LC, C इज इक्वल टू हो गया 15 माइक्रो फैराड, C इज इक्वल टू 796 माइक्रो फैराड के आसपास है, जहाँ तक मुझे डाटा याद आ रहा है ये क्वेश्चन में। और ये जो तुम्हारा हुआ है इंडक्टर जो दिया हुआ है, सॉरी ये 3 ओम, पहले तो इंडक्टर ही दिए थे, तो ये L है तुम्हारा ना, तो L लिख देते हैं इसमें। ये रेसिस्टर तो यहाँ है 3 ओम, R इक्वल्स टू 3 ओम, और L इज इक्वल टू है 25.48 मिली हेनरी इंटू 10⁻³ ये तुम्हारा डाटा गिवन है। तो ये तुमको 283 का पीक वोल्टेज है इसमें दिया हुआ। तो इसमें जो क्वेश्चन है पहला कि इसका इम्पीडेंस आप बताएं इस सर्किट का। तो इम्पीडेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो Z निकालना पड़ेगा इस सर्किट का, और Z निकालने के लिए पहले हमको ओमेगा L चाहिए, और फिर 1/ωc भी चाहिए, रेसिस्टेंस तो हमको पता ही है। तो चलिए तो पहले हम लोग बारी बारी से निकाल लेते हैं, ओमेगा L ही निकालते हैं, XL निकाल लेते हैं। XL इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा L दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज इंटू, और ये तुम्हारा हो गया 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी, और इसका जहाँ तक कि वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगा 8 ओम के आसपास आ जाएगा। और XC जो तुम्हारा है दैट इज इक्वल टू 1/ωc, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 700 इंटू 10⁻⁶ फैराड,
दैट्स इक्वल्स टू ये करीब करीब 4 ओम आ जाएगा इसका वैल्यू। तो ये तुम्हारा 4 ओम हो गया। तो XC माइनस XL माइनस 4 हो गया तुम्हारा। और R का जहाँ तक वैल्यू है तो इसको हम लोग इम्पीडेंस हम निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट जो तुम्हारा था उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू होता था रूट अंडर R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो ये रूट अंडर क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर रूट अंडर दैट इज 5 ओम। ये इम्पीडेंस हो गया तुम्हारा सर्किट का। जब इम्पीडेंस हो गया तो इसमें तुम चाहो तो इम्पीडेंस हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में तुम्हारा निकालना है इसमें जो तुम्हारा करंट होगा तुम्हारा इसका जो तुम्हारा वैल्यू है। और सेकेंड में तुमको पावर का वैल्यू तुम चाहो तो इसका निकाल सकते हो। तो सेकेंड पार्ट में तुम्हें दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में ये तुम्हारा आ गया। उसके बाद तुमको है पावर डिसिपेटेड भी निकालना है और करंट का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो करंट इसमें कितना आ जाएगा, जो करंट आएगा तुम्हारा दैट इज इक्वल टू IRMS का वैल्यू दैट इज हमको RMS वोल्टेज तो 283 बाय रूट 2 हो जाएगा। तो IRMS का होल स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस इंटू कॉस फाई, तो इंटू R कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पावर डिसिपेटेड, उसमें कितना आएगा वो पता चल चुका। ये सब तो वाटलेस होता है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा होगा पावर कितना होगा, पावर तुम्हारा आएगा। और पावर के अलावा अगर करंट चाहेंगे तो करंट हम लोग को निकाल सकते हैं। क्या चाहिए हमारे पास आ गया, इसका वैल्यू 5 ओम आ गया। तो करंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, पीक करंट जो हमारा आएगा 283 बाय क्या आ जाएगा तुम्हारा 283 बाय 5 ओम। ये क्या होगा तुम्हारा 283 बाय 5 ओम क्या आ जाएगा तुम्हारा RMS करंट आ जाएगा, तो पीक करंट आएगा। और उसमें रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, वो रूट 2 से डिवाइड करने पर हमारा वोल्टेज आ जाएगा। RMS वोल्टेज क्या हो जाएगा तुम्हारा VRMS अगर निकालना चाहें, VRMS बराबर क्या हो जाएगा VM बाय रूट 2। तो 283 बाय रूट 2 तो करीब करीब 222 वोल्ट के आसपास आ जाएगा ये। तो ये तुम्हारा इसका वैल्यू है। और तुम्हारा जैसे कि चाहिए इसमें अगर पावर चाहिए तो पावर जो कंज्यूम होगा वो क्या होगा तुम्हारा, पावर कितना कंज्यूम होगा वो निकालना चाहें हम लोग तो पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो जो कि तुम्हारा IRMS का होल स्क्वायर इंटू R, रेसिस्टेंस में ही सिर्फ पावर कंज्यूम होता है। तो दैट इज इक्वल टू VRMS बाय 5 का होल स्क्वायर इंटू R का वैल्यू 3 ओम। तो ये VRMS का वैल्यू हो गया तुमको VRMS बाय R। तो VRMS का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, VRMS हो जाएगा तुम्हारा 283 बाय रूट 2 और बाय 3 का होल स्क्वायर इंटू R का वैल्यू, R का वैल्यू क्या होगा इंटू बाय 5, सॉरी यहाँ पर जो करंट तुम्हारा तो 5 के इक्विवेलेंट होगा इंटू 5 जो कि Z से डिवाइड करेंगे। और यहाँ लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ओम से, सिर्फ ओम से। तो ये तुमको 480 जो वाट है ये तुम्हारा ये आ जाएगा, इतना पावर आ जाएगा। जहाँ तक पावर फैक्टर की बात है इस सर्किट का तो 10 फाई अगर हम लोग निकाल लेते हैं, इसका फेज डिफरेंस अगर निकालना चाहेंगे तो 10 फाई क्या आ जाएगा तुमको, यहाँ पर अगर निकालें तो 10 फाई यहीं पर निकाल सकते थे। 10 फाई ये तुम्हारा इसके पहले वाले पार्ट में ही था। तो 10 फाई इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाय ओमेगा C माइनस ओमेगा L बाय R। तो 10 फाई इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हें 4 माइनस 8 बाय 3। तो 10 फाई इक्वल्स टू माइनस 4 बाय 3। तो फाई इज इक्वल टू माइनस 53 डिग्री। ये तुम्हारा तो करंट लैग बिहाइंड बाय 53 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज। ये तुम्हारा इसका फाई का वैल्यू हो गया। पावर भी निकल गया। अब तुमको पावर फैक्टर निकालना है अगर, तो ये पावर तुम्हारा इतना हो गया। पावर निकालने के लिए एक दूसरा तरीका ये था कि इसमें तुमको क्या करें, पावर निकालने क्या किए हम लोग, करंट इंटू वोल्टेज VRMS, या तो VRMS और IRMS निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। VRMS सबको पता ही, IRMS में किससे डिवाइड होगा, Z से वैल्यू होगा। तो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो इसमें जो पावर फैक्टर ऐसे तुमको डायरेक्ट भी निकाल दिए हम लोग, क्योंकि डी पार्ट में पावर फैक्टर कहता है, चौथा पार्ट में, इसलिए हम लोग जो है पावर फैक्टर को बाद में निकाल रहे हैं। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर दैट इज इक्वल टू कॉस माइनस 53 डिग्री, ये पावर फैक्टर।
ये पावर फैक्टर है तुम्हारा, ये पावर फैक्टर cos माइनस थीटा और cos थीटा बराबर होता है cos 53 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 3/5, दैट इक्वल टू 0.6, ये पावर फैक्टर हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा 7.8 नंबर एग्जाम्पल हो गया। अब इसी में कहता है कि रिजोनेंस के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये तुमको अगर रिजोनेंस सर्किट में रहे, ये सर्किट, यही सर्किट तुम्हारा अगर रिजोनेंस में रहे तो उसके लिए तुमको इफ मतलब 7.9 में भी यही तुम्हारा काम है। और इसमें अगर तुमको इसमें देख लें एनसीईआरटी एग्जाम्पल का 7.9 इसमें है। फॉर रिजोनेंस क्या करना होगा हमको, ओमेगा कितना होगा, ये 7.9 में कह रहा है, इसी में, इसी सर्किट में फॉर रिजोनेंस 1/ωc माइनस ωL इज इक्वल टू 0 या ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो 1/L का वैल्यू और C का वैल्यू तुमको रख देंगे। L है तुमको 25.48 इंटू 10⁻³ और इंटू हो गया तुमको 796 इंटू 10⁻⁶, ये रेडियन पर सेकेंड। तो ये जहाँ तक मुझे याद है 222 रेडियन पर सेकेंड के आसपास इसका वैल्यू आ जाएगा। और जहाँ तक इसके फ्रीक्वेंसी की बात है तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, तो इतना वैल्यू रखने पर फ्रीक्वेंसी का जहाँ तक वैल्यू है दैट्स इक्वल टू ω/2π। तो 222/2 इंटू 3.14 हर्ट्ज। तो ये तुमको करीब करीब 35 के आसपास इसका वैल्यू आ जाएगा, 35 हर्ट्ज के अबाउट में आ जाएगा इसका वैल्यू। तो ये तुम्हारा हो गया, ये रिजोनेट फ्रीक्वेंसी हो गया, ये रिजोनेट फ्रीक्वेंसी हो गया तुम्हारा, रिजोनेट फ्रीक्वेंसी। और उसको रिजोनेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0 भी कह सकते हैं। ये तुम्हारा होगा ω0 1/√LC। तो अब तुमको जैसे वैल्यू कहता है कि इसमें पावर कितना कंज्यूम होगा। इसमें अगर पावर जो है, इसमें जाहिर है कि जो तुम्हारा है रिजोनेट इज प्योर रेसिस्टिव हो चुका है सर्किट। जब प्योर जो इसमें जो सर्किट है, जैसे यहाँ पे पावर जो रेसिस्टेंस था उससे पावर ज़्यादा इसमें जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पावर कंज्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पावर कंज्यूम का वैल्यू इसमें जैसे देखेंगे तो पावर कितना कंज्यूम होगा, P इज इक्वल टू VRMS इंटू तुमको करंट जो तुम्हारा होगा क्या चाहिए, इसमें करंट अगर निकालना चाहेंगे तो करंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, I, इसमें जो करंट होगा तो करंट बढ़ गया होगा, तुमको IRMS बराबर क्या हो गया, तो तुमको VRMS बाय Z जो कि R के इक्वल, क्योंकि 1/ωc माइनस ωL तो 0 हो गया, रेजिस्टेंस से भाग होगा इसमें। तो VRMS होगा कितना 283/√2 इंटू 3, इतना एम्पियर हो जाएगा, करंट हो जाएगा तुम्हारा ये। तो करंट इसमें बढ़ गया, करंट पहले की तुलना में बढ़ गया है। तो पावर भी करीब करीब तुमको क्या हो जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो ये हो गया तुमको पावर जो है 283/√2 इंटू, देखो इसमें 5 से डिवाइड होता है, इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, ये गौर करने की बात है। उसमें 5 आया था इंपेडेंस, अब की बार 3 आया इंटू 3। तो ये तुमको जो है तुमको 5 से यही फैक्टर हो रहा है, 25 से भाग करते हैं, अब 9 से भाग कर रहे हैं, तो उतना गुना बढ़ जाएगा। इसमें कोई अंतर नहीं हुआ है, तो 25/9 गुना बढ़ जाएगा। तो पहले जैसे 4800 वाट आता था, तो 4800 गुना 25/9, इस ढंग से कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। तो 4800 गुना 25 आ जाएगा तुमको, 4 से डिवाइड हो जाएगा 12,000/9, तो करीब करीब 1300 मतलब किलो हर्ट्ज, तो 13 किलो वाट के आसपास इसमें आ जाएगा। 4.8 किलो वाट से ये बढ़ के करीब करीब 13 किलो वाट ये पावर कंज्यूम हो जाएगा। पावर कंज्यूम बढ़ गया बिकॉज के रिजोनेट सर्किट में तुमको पावर फैक्टर क्या हो गया, 1 हो चुका है, cos 5 1 हो गया, जो कि मैक्सिमम हो चुका है, और इसलिए पावर इसमें क्या होगा, आपको कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया 7.10 में ही मैंने डील कर ही दिया। और तुमको बच गया, तुमको जो कुछ टॉपिक्स बच गए, मतलब शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस भी चाहो तो डील करते हैं, इससे लेक्चर बड़ा हो रहा है। और उसके बाद LC ऑसिलेशन बचा हुआ है, और ट्रांसफार्मर इस चैप्टर में बचा हुआ है, तो एक लेक्चर तो खैर उसमें लगेगा। तो चलो रिजोनेट वो भी डील कर ही दे रहे हैं। रिजोनेट सर्किट का तुमको जो कि पावर फैक्टर तुम्हारा आ गया, और क्वालिटी वैल्यू Q वैल्यू जो तुम्हारा था शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, ऐसे उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, क्वेश्चन तो उस पर कोई नहीं पूछा गया। इधर एक्सरसाइज में देखोगे Q वैल्यू के लिए आएगा क्वालिटी फैक्टर। तो ये तुम्हारा जो है इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ और जो टॉपिक्स बच गए हैं इसके, जो कि तुम्हें ट्रांसफार्मर है, LC ऑसिलेशन, और एक दो एग्जाम्पल बचे, तो उसको हम लोग एक और लेक्चर में इसको हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो जो भी तुमको प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
राइस ट्यूटोरियल ऐप की मदद से तुम हमसे कभी भी संपर्क करके कोई भी टॉपिक जो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कोई भी पोर्शन तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो बोर्ड के लिए या जेईई मेंस एडवांस या नीट, इन सबों के लिए जो भी जरूरी है तो हमसे पर्सनल गाइड के रूप में तुम सेलेक्ट कर सकते हो। और जो भी पोर्शन तुम्हें पूछना हो, कुछ क्वेश्चन हो, थ्योरी हो, तुम हमसे गाइड ले सकते हो। किसी पोर्शन के लिए भी, फुल सिलेबस के लिए भी तो हमसे गाइड के रूप में तुम चूज कर सकते हो। जिस के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।